का जो सेशन है हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने सारे के सारे एमसीक्यू जितने भी पार्ट थे सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए होंगे। ऑलवेज रिमेम्बर द कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं बिल्कुल उनको ना याद से तरीके से ध्यान रखिएगा। वही कंसेप्ट ओवरऑल हमारे आगे भी जाके यूज होंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स कंटिन्यू आवर VSA सेशन। क्वेश्चन नंबर 13 सीबीएसई 2025 का आपके सामने है। ठीक है, चलिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये चीज जो सामने दिख रही है आपको, ये इसके लिए आपको क्या करना है क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, आरेख में दर्शाए गए नेटवर्क के लिए बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना बेटा, याद रखना हमें एक यंत्र मिला है जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जिसको हम नाम से जाना जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब जो व्हीट स्टोन ब्रिज लगाने का इस्तेमाल हमेशा कीजिएगा जब भी आपको इस टाइप का डायग्राम दिखता है। कभी भी आप विदाउट व्हीट स्टोन ब्रिज अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे आई भेजेंगे, यहाँ पे आई भेजेंगे, फिर आई भेजेंगे, फिर पैरेलल कनेक्ट करेंगे, फिर कभी नहीं हो पाएगा। कभी भी आपको इस प्रकार का डायग्राम दिखे तो ऑलवेज यूज व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, कहाँ पे असर लगाएंगे, कहाँ पे? ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ पे यूज करेंगे हम। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे से हमारा जो करंट है वो सेपरेट आउट हो चुका है। फॉर एन एग्जाम्पल करंट कहाँ से है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान के चलो ए से हमने यहाँ पे एक पाइप से पानी भेजना है। ठीक है, तो पानी गया ए में, यहाँ तक पानी वही पानी आया, लेकिन यहाँ पे देखो पानी क्या हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर यही पानी गया यहाँ पे 2 हिस्सों में टूट गया, फिर ये इस पाइप में नीचे आया। तो हमेशा पानी, अब एक अजम्पशन मान सकते हैं कि मान के चलो पाइप में पानी जा रहा है ऐसा यूज करने के लिए। बेसिकली हम करंट मानते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो, इसका मतलब क्या है, ये वायर क्या है, इसके ऊपर से कनेक्ट होके आया है, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो सर व्हीट स्टोन कहाँ पे लगाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं व्हीट स्टोन का मतलब क्या होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, जो बीच वाली वायर होती है जो हमें दिक्कत दे रही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में, उसको हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है। हम मानते हैं कि इसमें कोई करंट नहीं गया। तो देखिए, अब देखिए, आप अगर आप व्हीट स्टोन लगाना चाहें तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये है ना, इन दोनों का, इन दोनों का। लेकिन एक चीज देखिएगा, ये वाला जो वायर है वो यहाँ पे बीच में कनेक्टेड नहीं है, समझ रहे हो? तो आपको ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जो ओवरऑल कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, अब इस डायग्राम में यहां से देखेंगे कि 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, इस पूरे के पूरे वायर को हम एक मानेंगे। ठीक, अभी इसको अज्यूम करो ये है ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए पहले हम क्या चेक करेंगे, किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज जो है हमारे पास जो लॉ है वो एप्लीकेबल है नहीं है। तो यहाँ पे से देखो 15/5 कितना हो जाएगा, 5/15 कितना हो जाएगा, देखो सिंपली लिख देता हूं 1/3। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 10/30 कितना हो जाएगा, 1/3। ओहो, तो इसका मतलब ये क्या है, देखो हमको यही जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज एप्लीकेबल होगा। और ये बीच वाले जो हमारे पास ये सर्किट है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करना चाहूं तो मैं इसी सर्किट को रीड्रॉ कैसे कर सकता हूं, ये रहा हमारे पास एक, फिर यहां से करंट फ्लो किया ये, ठीक है, फिर यहां से करंट फ्लो किया ये, फिर बीच में ये एक है ये, इसमें भी 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास एक सर्किट आया ये, ठीक है, और ये हमारे पास एक सर्किट आया, तो ऐसे ड्रॉ कर दिए। फिर एक इसके बाद ये बी पॉइंट, तो बीच वाला हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो यहां से अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, ऊपर वाले में लेटस से यहाँ पे 15 हो, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 45 हो। फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 45 ओम। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, इस सर्किट को अगर मैं फिर से रीड्रॉ करूंगा तो ये सर्किट मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये रहा, यहाँ पे एक 15 ओम, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक। अभी तीनों हमको क्या दिखेंगे, पैरेलल में दिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ए, ये हो गया मेरे पास पॉइंट बी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, फिर बाद में आप बोलो नहीं तो यार ये बीच में से जा रहा है।
तो इसको हम थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शानदार बच्चों, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और रेजिस्टेंस आ गया, लो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया मेरे पास 15, ये 45 और ये हो गया 45, और ये हमारे पास 1 ओम है ही, तो मैं इसको मान लेता हूँ पॉइंट सी। तो सी और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड बी लिख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड बी की बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/15, 1/45, 1/45, ठीक है, प्लस 1/45, यही आएगा। हाँ यही आएगा, 15, 45, 45 सॉल्व कीजिए तो रे हमारे पास एलसीएम 15 हो जाएगा, इसको मैं 3 से 3, 4, 5/45 कितना हो जाएगा, 15 3 45, 3 आएगा क्या। ठीक है देख ही लेते हैं। एलसीएम आ गया 15, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 5/45। तो आर इक्विवेलेंट हम यहाँ से क्या लिख देंगे, 5 नम 45, तो आर इक्विवेलेंट 9 ओम। किसके लिए, सी और बी के बीच के लिए। कोई भी डाउट यहाँ पे तक नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल बात हुई है। अब ये पूरा का पूरा 45 आ गया था, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये यहाँ पे 1 ओम था और ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 ओम यहाँ पे अलग से हो गया। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए एंड बी की बात करूं तो ए एंड बी के बीच में कितना हो जाएगा, सीरीज में है 9 + 1 = 10 ओम। तो अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक था, मैंने इसलिए इसको पूरा करा दिया कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अप्रोच मैंने आपको समझा दी है। सॉल्व करने से पहले अगर कभी भी आपको तारे सितारे चांद कुछ भी दिखे तो आपने पहले क्या करना है, एक बार व्हीटस्टोन का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सीबीएसई 2025 का। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट, दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। तो कौन सा है, ए और बी। व्हीटस्टोन वाली कहानी कहीं से नहीं लग रही है। वैसे देखो एक बार यहाँ पे देखो, 3/4, 18/12 करेंगे तो कितना होगा, 18/12 करेंगे तो कितना होगा, 6 × 18, 6×2 = 12, 3/2 आगे बताओ। व्हीट स्टोन कहीं से एप्लीकेबल नहीं है इसमें, है ना, लगाओगे कहाँ। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इनका वो कर लेंगे। तो अब ये देखो मैं किसकी बात करूं, यहाँ पे मान लेता हूँ बी, यहाँ पे मान ले, अरे बी तो है ही मेरे पास, यहाँ पे मैंने मान लिया सी, यहाँ पे मान लिया मैंने डी। ठीक है, यहाँ पे मान लिया मैंने ई, यहाँ पे मान लिया मैंने एफ। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले इन ए ई सी। ए ई सी में देखो कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, 4 और 2 6 ओम। तो हमारे पास टोटल 6, और 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पैरेलल में हो जाएगा 3 के साथ। तो इन ए बी सी के लिए हमारे पास आर कितना हो जाएगा, देखो 4 और 2 6 और 3 इसके साथ पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 6 × 3 / 6 + 3, 6×3 = 18/9 कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 ओम। कैसे, इन दोनों को देखोगे 6 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, 6 और 3 पैरेलल में हो गए। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, किसकी, सी। यहाँ पे लिख देते हैं सी एफ, ए डी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने के, सी के एफ में देखो, इन सी के एफ की बात करते हैं। सेम कंसेप्ट, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 और 6 9, 9 और 18 कितना हो जाएगा, तो आर लिखोगे आप, 3 और 6 कितना, ये दोनों मिला के कितना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 9। 9 और 18 हमारे क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 9 × 18 / 9 + 18, 18 × 9 बाद में कर लेंगे, 18 और 9 27, तो 9 × 18 / 27, और ये हो जाएगा कितना, 9 3 27, 3 6 18, ये हो गया 6 ओम। चलो बढ़िया निकल रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम पूरा एक मानेंगे 2 ओम का, और इस सर्किट में सी एफ के को हम एक मानेंगे कितने का, 6 ओम का। ठीक, अब देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, रीड्रॉ द सर्किट। मैं रीड्रॉ करता हूं अगर सर्किट को, तो यहाँ पे तो अपनी कहानी ऐसी है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखिए कहानी क्या बनेगी,
ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम, इस पूरे के पूरे सर्किट को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 ओम से, एईसी को। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम। ठीक है। और 4 ओम और 12 ओम की कोई कहानी है ही नहीं, तो 4 ओम 12 ओम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी सॉल्व भी नहीं किया। ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 12 ओम। बीच वाली कहानी जो टंगस्टन है हमारे पास, बीच की कहानी है जो टंगा हुआ है, इसको देखते हैं कितना है। ठीक, तो बीच वाले में कितना है हमारे पास, 10 ओम टका हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्या ना क्या है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और भी 4 और 12 सही है। अब देखो तो व्हीट स्टोन ब्रिज बना के इसको, अब व्हीट स्टोन अप्लाई करेंगे, 2/4 1/2 6/12 1/2, तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज इज एप्लीकेबल। स्टोन है ना, देख लेना, 2/4 6/12, व्हीट स्टोन ब्रिज इज एप्लीकेबल। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 10 ओम हमारा नेग्लिजिबल होगा, जिससे क्या होगा, 10 ओम हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इस सर्किट का, तो कितना हो जाएगा, 2 और 6। इसको हम रीड्रॉ करेंगे तो कैसा बन जाएगा, 2 और 6 मिलके हमारा बनाएगा बेटा 8 ओम। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 ओम। और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4 और 12 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 ओम। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 ओम, और ये कितना हो जाएगा नीचे वाला, 16 ओम। बात खत्म। तो इसलिए जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा पूरा का पूरा सर्किट का, वो कितना हो जाएगा, 16 ओम। तो इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा आर इक्विवेलेंट ऑफ कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट की मैं अगर बात करूं, कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, वही गुणा करो, 8 × 16/8 + 16, कितना हो गया, 8 और 16 24, 8×3 = 24। अरे भाई 16/3 आ रहा है क्या आंसर, ठीक है। तो 16/3 करीबन करीबन बेटा मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, सही है, सही है आंसर, 8 16 16/3 ओम अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट ऐसे ही आपको लगाने हैं, पूरा का पूरा सॉल्व करो चाहे जो करो। ठीक है, आपकी कहानी यहाँ से एप्लीकेबल हो गई है, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। ज्यादा, सबसे पहले देखो आपने बीट स्टोन लगाया, वो लगा ही नहीं, फिर हमने क्या किया, सर्किट वाइज इसको सॉल्व किया, एक सर्किट इसको सॉल्व किया, एक सर्किट इसको सॉल्व किया, उन पूरे सर्किट की जगह एक रेजिस्टेंस माना, फिर हमने इसको रीड्रॉ किया। तो ये रीड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसी कहानी बनी, जिसके बाद हमारा 10 ओम क्या हो गया, नो करंट वाला हिसाब हो गया, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद हमने फिर से रीड्रॉ कराया, 2 और 6 को 8 बना दिया, 4 और 12 को 16 बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगर व्हीट स्टोन दिख जाए तो आगे बढ़ो, नहीं दिखा तो हम सॉल्व करते हैं। द एंड ऑफ 6 वायर्स each of resistance R is equals to 10 ohm are joined in the figure. The points A and B of the arrangement are connected in a circuit. Find the value of effective resistance offered by the circuit. पूरे के पूरे सर्किट का हमें निकालना है। आरेख में दर्शाए अनुसार 6 तारों के सिरों को, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R is equals to 10 ओम है, संयोजित किया जाता है। इस व्यवस्था के बिंदु ए और बी के किसी परिपथ में संयोजित हैं, इनके द्वारा परिपथ को प्रदान किए गए प्रभावी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हीट स्टोन लगा के देखो, कहाँ लगाओगे व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन हमारा बेटा वहीं पे लगता है जहां पे कहीं पे बीच में डंडा दिखे। तो इसमें नीचे वाले में तो है नहीं, ऊपर वाले में देखो, अब साफ साफ दिख रहा है ना, देखो R/R R/R सेम ही आ रहा है, रेशियो सेम ही है, R/R R/R। तो बीच वाला नेगलेक्ट करो, रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने पे क्या होगा, रीड्रॉ करने पे कहानी क्या बनेगी, चलिए ये रहा मेरे पास ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए रहा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, देखो छोटा छोटा बनाते हैं ना, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, और ये भी आर। बीच वाला कितना हो जाएगा, आर, और ये भी आर, और नीचे वाला केवल और केवल आर, नीचे वाला केवल और केवल आर। यहां तक मैं अगर सॉल्व कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, आगे तो आप कर ही सकते हो, ये है आर, ये है आर, और ये कितना है आर, ये है आर, और ये है आर। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी। ठीक, इस आर को हमने क्या कर दिया है, नो करेंट, व्हीट स्टोन अप्लाई करके, है ना, दिख ही रहा है साफ साफ, आर और आर 2, और फिर मैं इसको रीड्रॉ करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आर और आर 2R, ये हो गया मेरे पास 2R, फिर नीचे वाला बीच वाला ये भी 2R,
और नीचे वाला तो आर है ही, फिर रिड्रॉ कर दिया इसको, ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2r, ये भी हो गया 2r, ये हो गया r। अब मेरे को एक चीज बताओ, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? चलो मैं लिख लेता हूँ, आर ए बी मेरे पास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2r। तो हम लिखेंगे, चलो ऐसे नहीं निकालते हैं क्योंकि 2 वाले में आपका फॉर्मूला याद होता है, 3 वाले में मेरे प्यारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1/RAB डिवाइडेड बाई 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। चलिए 1/RAB तो कितना हो जाएगा? 2r। इसको मैं 2r करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 3 4 तो 2r/4 यानी 2r, यानी करीबन करीबन 2r आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2/2r। ठीक है, 2/2r, 2 3 4। ठीक है, तो 2r/4 तो 1/2r, तो RAB कितना हो जाएगा? RAB हमारे पास आ जाएगा 2r/4 यानी कि 1r/2। आर की वैल्यू कितनी थी बेटा? 10 ओम। आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी थी? 10 ओम। तो कितना लिख दूंगा मैं? 10/2 इज इक्वल टू 5 ओम। खत्म, इतना ही था क्वेश्चन। देखो एग्जाम में रीड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, आपको केवल सॉल्व करना, आंसर निकला, लिखना आपको एक लाइन। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, रीड्रॉ करना चाहते हो तो इसको लिख दिया करो। ऐसे एग्जाम में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? कुछ भी नाम दे दो, ई और एफ। ठीक है, ओके। चलो अपना ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखो सारे वीक स्टोन कंसेप्ट से हो जा रहे हैं, एप्लीकेबल बनाओ, दिमाग बढ़ाओ, बात खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 15 16 की बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, सीबीएसई 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन ही करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टेट. A current of 2 ampere is withdrawn from the battery and the potential difference across the rheostat is 5 volt. The potential difference becomes 4 volt when a current 4 ampere is drawn from the battery. बैटरी से जब अब देखो कंडीशन हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले। ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध आज की एक बैटरी का एक रियोस्टर से जुड़ी है। जब बैटरी से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो रियोस्टर के सिरों पर विभवांतर 5 वोल्ट होता है। जब बैटरी से 4 एम्पियर की धारा खींची जाती है तो विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है। ई और आर के मान की गणना कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यहां से ऐसी बन रही है, कहानी मेरे प्यारे बच्चों ऐसी बन रही है कि एक रियोस्टेट है, एक बैटरी है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब करंट इतना निकलता है तो वोल्टेज इतना होता है, जब करंट इतना निकलता है तो वोल्टेज इतना होता है। कैसे? कहानी मैं बताता हूं। When a current is 2 एम्पियर is drawn from the battery, जब 2 एम्पियर निकाला जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है? 5 वोल्ट। जब करंट 4 एम्पियर होता है तो 4 वोल्ट रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बैटरी का जो फॉर्मूला होता है, हम बात करते हैं ईएमएफ का, तो क्या लिखते हैं? E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ोगे ना एक बार? ठीक, पहला कंडीशन। अब हम बात करेंगे कंडीशन फर्स्ट। ठीक, पहले जो E होगा वो कितना होगा? देखिए क्वेश्चन में पहले इसने बोला 2 एम्पियर के केस में कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। किसके? 5 वोल्ट प्लस 2 एम्पियर इंटू आर। सेकेंड कंडीशन में क्या बात कर रहा है बेटा? वो कंडीशन सेकंड में क्या बात कर रहा है? E इज इक्वल टू कितना है? E इज इक्वल टू कितना है? डिफरेंस बिकम 4 वोल्ट 4 एम्पियर। सीधी सी बात है, 4 वोल्ट 4 एम्पियर। आप बोलोगे सर क्या लिख रहे हो, E क्यों नहीं चेंज हुआ? बेटा बैटरी का जो ईएमएफ होता है, जो बैटरी आपने फिक्स कर दी, कोई अल्टरनेटिंग सोर्स तो है नहीं, वो तो फिक्स रहेगा। E इज फिक्स। केस हो रहा है रियोस्टेट लगा हुआ है ना, रियोस्टेट वेरिएबल आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जब वोल्ट करंट ज्यादा खींच रही है, जब ज्यादा जरूरत पड़ी है करंट की तो वोल्टेज डिफर कर रहा है, जब कम जरूरत पड़ी है तो भी वोल्टेज डिफर कर रहा है। तो ये कहानी अपनी बन रही है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप जानते हैं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 की कहानी आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं तो मेरी कहानी क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? ई में से ई चले जाएगा, 5 में से 4 चले जाएगा, मैं लिखूंगा, और इसमें से चले जाएगा, तो मेरी कहानी बन जाएगी 1 प्लस 1 माइनस 2 आर, 1 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 0।
देन 2R इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0.5 ओम। ठीक, अब इसको उठा के कहीं भी रख दो, ईएमएफ 1 निकल जाएगा। तो ई यहाँ पे हमने इसको R की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर R इन इक्वेशन 1 ऐसे ही लिख देते हैं, आपको पता है कैसे लिखना है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2 गुणा 0.5, कौन नहीं बता सकता, E बराबर 6 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, जिसको पता है उसकी जिंदगी आसान है इस केस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू वी आर, दो केस में वेरिएबल हो जा रहा है, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जरा सीबीएसई 2025 की बात करते हैं। देख लो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तभी तो मैंने स्टार्टिंग बोला बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, चलो, टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, क्या बोल रहा है, टू बैटरीज, उनकी ईएमएफ कितनी है, 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इतना इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, इसने बोला एक बटरवा ये है और एक बटरवा ये है, कैसा कनेक्टेड है, ये तो सीरीज में हो गया, ये पैरेलल में कनेक्टेड हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्टेड है, ऐसा, ये हटा दो ऐसी बस। ठीक है, द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू अ 4 ओम रजिस्टर, चलो बना ही देते हैं। एक बैटरी का सेटअप ये है और एक बैटरी का सेटअप ये है, दोनों को मिला के आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ऐसे मत बनाओ, ये तो बीच में कहानी गड़बड़ हो जाती है, तो आपने ऐसे बना दिया। ठीक, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हुआ है वो कितना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है बेटा, ये क्या होता है, जब एक बैटरी है एक बैटरी है, अगर सीरीज में लगाऊंगा मैं बैटरी को तो मेरा ईएमएफ कितना होता है, अगर मैं उन्हीं बैटरीज को पैरेलल में लगा दूंगा तो मेरा ईएमएफ कितना होता है, बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, वही आपकी हिंदी में बात करें, 3 वोल्ट और 6 वोल्ट के ईएमएफ और 0.2 वोल्ट और 0.4 ओम आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर की बात कर रहा है। बैटरी का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, उसकी बात कर रहा है, वाली दो बैटरियां समांतर में जुड़ी हैं, संयोजन, एक संयोजन 4 ओम प्रतिरोध तक से जुड़ा है, ज्ञात करें संयोजन का तुल्य ईएमएफ, संयोजन का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, संयोजन से ली गई धारा। तो कैसे अप्रोच होगा, क्वेश्चन तो हमें दिख गया, लेकिन अप्रोच क्या होगा हमारे सॉल्व करते समय मेरे प्यारे बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट ईएमएफ की, जब बैटरीवा क्या है हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होता है, देखो कैसे लिखोगे, कुछ चला दिमाग, चलिए। तो सबसे पहले पहले वाली की जो बैटरी है उसको इफेक्ट कौन करेगा, उसका खुद का रेजिस्टेंस, दूसरी वाली जो बैटरी है उसको कौन इफेक्ट करेगा, उसका खुद का रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय जो दोनों जब बैटरी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो वो क्या बनाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 3 और 6, 3 डिवाइडेड बाई R1 कितना है 0.2 प्लस 6 0.4, ओहो, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0.12 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या प्यारे प्यारे बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 0.12 कितना हो जाएगा 5, 1 डिवाइडेड बाई 0.4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2.5। अब इतना तो मेरे प्यारे बच्चों समझ ही सकते हो ना, और कुछ है, बाद में हम जोड़ेंगे इसको, पहले नेट ईएमएफ निकाल लेते हैं, हमें बैटरीवा को ऐसा कहानी देने पर कितना दिक्कत आने का है। ठीक है, चलिए, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कितना 30 15 प्लस इससे मैं काटूंगा कितना 60 15 डिवाइडेड बाई 7.5, 15 दूनी 30 डिवाइडेड बाई 7.5, पॉइंट हटाता हूँ जीरो बढ़ जाएगा, 300/75 कितना हो जाएगा 4, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे ई इक्विवेलेंट जो बैटरी का कॉम्बिनेशन बनाता है 4 वोल्ट। अब इसके बाद कहानी ऐसी तो है नहीं, इसने बोला है क्या, संयोजन का तुल्य ईएमएफ हमने निकाल लिया, संयोजन का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना है, अब यहां से दिख ही रहा है वैसे,
7.5 ही दिख रहा है, बताओ कोई दिक्कत है? ऐसा है, क्या बात कर रहे हो? इसका उल्टा हो जाता है। चलो पहला पार्ट तो आपका हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1/R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1/0.2 प्लस 1/0.5। ठीक है, अब यहां पे वही तो मैं कह रहा था, बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। ये कितना आ गया मेरे पास, 5 प्लस ये आ गया मेरे पास 2.5, 7.5 आ गया, 7.5। तो ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे मैं अगर R इक्विवेलेंट लिखना चाहूं तो 1/7.5, तो 0.133 ओम आ जाएगा। ठीक, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब अब बात करेंगे संयोजन से ली गई धारा। अब धारा जब ली जाएगी, देखो करंट की बात करें, पहले दिमाग में क्या आता है, हम जानते हैं सिंपली, अपना जो दिमाग चलता है वो केवल एक ही चीज पे चलता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू V/R होता है। अब ये V क्या होगा, अब ये तो टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गया जो हमारे पास 4 आ गया था, लेकिन ये जो R होगा, ये R क्या होगा, जो बाहर से एक R 4 ओम का लगाया था प्लस R इक्विवेलेंट जो अपने क्या कर दिया, पूरे सिस्टम का आ गया ना, यहाँ पे आ गया ना 0.133 ओम, इसको भी तो जोड़ोगे तभी तो करंट मिलेगा। वो जो बैटरी के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो कभी भी, हम हर क्वेश्चन में होता है वो, लेकिन हमको जब कैलकुलेट करने को नेग्लिजिबल मानते हैं उसको हम, लेकिन जब कैलकुलेशन करने को बोलेगा तो ही हम रखेंगे इसको। अब यहाँ पे हमें पता है कि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमेशा होता है बैटरी का, आइडियल बैटरी तो होती नहीं है कोई। आइडियल का मतलब ये होगा, दुनिया में जो भी चीज आइडियल होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता नहीं है। रेजिस्टेंस होता क्या है, हम क्यों क्या बैटरी में जो आपको कांटे जैसे दिखते हैं, जो तारों में हमको कांटे जैसे दिखते हैं, केवल वही रेजिस्टेंस है? क्यों तुम 10 रेजिस्टेंस लगा दे रहे हो किसी सिस्टम पे, जब यही करंट को रोक रहा है, तो आप क्यों लगा दे रहे हो 10 के 10 रेजिस्टेंस? बेसिकली जो वायर्स होती है हमारे पास, उनका भी खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बट वी नेवर कैलकुलेट देम बिकॉज हमको जब तक बोला ना जाए, हम आइडियल सिचुएशन लेके मानते हैं। यहाँ पे बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या है बेटा, हमारे पास बोला गया है, दिया गया है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब जब कैलकुलेट कर लिया, जो टोटल करंट के केस में तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का भी आएगा, तो ईएमएफ को कुछ ना कुछ जिंदगी में उसकी तबाह करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/4 प्लस 0.133। आंसर इसको सॉल्व करोगे लगभग लगभग 0.96 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 सीबीएसई 2025। A conductor of length L is connected across an ideal cell of EMF E। अब इस बार आइडियल बोल दिया, हमें इंटरनल की मतलब ही नहीं है। कीपिंग द सेल कनेक्टेड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 12। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमने क्या किया, सेल को लगाए रखा, लेकिन क्या किया, कंडक्टर की जिंदगी में बदलाव कर दिया, है ना, उसका 12 कर दी लंबाई, खींच खींच के, by gradually stretching it. If R and R dash are the initial and final value of the resistance and V and V dash D are the initial and final values, तो हमसे पूछा गया है values of drift velocity, find the relation between R and R dash and R। R dash और R के बीच में क्या करो, रिलेशन बताओ। अब जब हम किसी भी चीज का, हम जानते हैं, देखो बेसिकली बच्चे के दिमाग में क्या आता है, हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए पहले जो सॉल्व कर रहे हैं, अगर साथ में 1 सेकंड पॉज करके हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आर लंबाई का चालक है, सिंपल है क्वेश्चन। हमारा कहना चाहता है, हमारे बच्चे के दिमाग में एक चीज आती है, सोल्यूशन की बात करें, हमने क्या कर दिया, हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। अगर लंबाई को मैंने, नई लंबाई को L डैश 2L के बराबर है पुरानी लंबाई के, तो सीधी सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। बट बेटा जब भी हम खींचते हैं, तो लंबाई डबल होने के साथ साथ क्या होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कम होगा, पतला हो जाता है ना। कंसेप्ट यही तो कहता है ना। तो लेकिन पता है चेंज इसी इसी में ना होके इसमें भी चेंज होता है एरिया में। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक, ओके चलिए। तो हमें R डैश और R का मान बताना है, पहले रिलेशन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सबसे पहले हमको जब भी कोई, अब जब हम तार को खींच रहे हैं तो हमारा एक चीज कॉमन रहता है, ऑन स्ट्रेचिंग वी नो दैट ऑन स्ट्रेचिंग द वायर क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम में ऐसे ही बोल रहा था बस, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया बराबर जो नया हो जाएगा, नई लंबाई 2l इंटू एरिया कांस्टेंट रहेगा। समझे इस बात को, समझे समझे। लेकिन एरिया पहले ए था तो नया एरिया हो जाएगा ए डैश, ठीक। क्योंकि एरिया में तो चेंज आया ना भाई, हमें पता नहीं है, लेंथ में तो 12 हुआ हमें पता है। तो हमसे क्या पूछा है, आर बाई आर डैश बताओ। बहुत ही सिंपल, आर कितना होता है मेरे पास, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं आर डैश के लिए। तो नया, ठीक है, नया एरिया मैं निकालू यहाँ से, अगर ए डैश बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं ए डैश ले लेता हूँ, ए डैश बराबर मेरे पास हो जाएगा, एल से एल उड़ाओ, ए बाई टू, ए बाई टू, ठीक। तो ये हो जाएगा ए बाई टू डिवाइडेड बाई रो इंटू 2l। रेजिस्टिविटी सेम होती है, मटेरियल डिफरेंट बोला क्या इसने, क्यों बोलेगा डिफरेंट, स्ट्रेच कर रहा है जब, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ रो से रो उड़ाओ, एल से एल उड़ाओ, ए बाई ए से ए उड़ाओ, ठीक है। ऊपर बच जाएगा 1, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। तो आर बाई आर डैश, तो आर बराबर कितना, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ प्राइमरी रेजिस्टेंस। क्या रे बच्चों समझ में आया क्या, कुछ नहीं किया, स्ट्रेच करने की वजह से एरिया आधा हो गया, लेंथ डबल हो गई। रो सेम मटेरियल के लिए सेम होता है, ठीक है, रो मटेरियल के लिए सेम होता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि सेम रहता है। हमको इनिशियल और प्राइमरी रेजिस्टेंस का क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। हमने देखा कि जो नया रेजिस्टेंस होगा वो आर का जो पिछला रेजिस्टेंस का है 4 गुना हो जाएगा केवल खींचने पे, सोचो, ठीक है, क्योंकि लेंथ पे तो डिपेंड कर ही रहे ना, ठीक है। दूसरा क्या है, वी डैश डी और वीडी के बीच संबंध ज्ञात करो। अब वी डैश डी और वीडी क्या होता है देखिए, चलो बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो अपने पास वीडी अपने कुछ कहानी जानते हैं, हाँ अपन केवल इतना ही जानता है अपन लोग, क्या, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और वीडी मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई एन ई ए। अब मेरे को एक चीज बताओ, नए वाले केस में एरिया का क्या रिलेशन था, ए डैश बराबर कितना था, ए बाई टू, पहले वाले का आधा था। तो वीडी तो इतना हो गया, अगर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो वी डैश डी कितना हो जाएगा मेरे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई ए बाई 2 लिख सकता हूँ। तो या मैं लिख सकता हूँ वी डैश डी बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 बाई ए। तो 1 बाई ए में क्या लिख सकता हूँ, वी डैश डी बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाई ए लिख सकता हूँ। ऐसा लिखना मत, मैं बता रहा हूँ। तो 1 बाई ए मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 बाई ए कितना है मेरे पास, वीडी के प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वीडी, तो डायरेक्ट रिलेशन निकल गया, जो नया वीडी होगा वो दुगना हो जाएगा किसके, पुराने वीडी के। तो सीधी सी बात है, वीडी क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है मेरे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डैश डी जो नया आपके पास आया वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसके। अब ये चीज मैंने जो सोल्यूशन बनाया ये सही लगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं, कहानी जो अपनी है ये पूरी की पूरी सही है। हर एक बच्चा यही कहानी चिपका के आएगा 95% ऑफ द टाइम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब हम एरिया को आधा दोगुना करते हैं तो क्या करंट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या, ये क्यों लिखा है, ये कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी ना है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो तभी कह सकता हूं जब अदर क्वांटिटीज हमारी कांस्टेंट रहे। अदर क्वांटिटीज मेरी क्या रहे प्यारे बच्चों, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। अपनी कहानी यही होनी चाहिए। बट ऐसा एक्चुअली में होगा क्या, करंट कांस्टेंट रहेगा क्या एरिया कम ज्यादा करने पे, नहीं, करंट भी चेंज करेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही कहानी बेटा हर एक बच्चा करता है, मतलब ये मान के चलो आप लोग नहीं भी करते हैं तो मैक्सिमम बच्चा यही कर देता है। उसको दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा काम तभी बनेगा जब अदर क्वांटिटीज मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना उन्हें। अब आई क्या है, आई हमें जानते हैं, आई तो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे।
अगर मैं आई लिखूं तो NEAVD पे भी डिपेंड कर रहा है, और एरिया अगर चेंज हो रहा है, देखो सबसे ऊपर जो फॉर्मूला है, देखो आई इज इक्वल टू NEAVD, तो आई तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर एरिया आधा हो जा रहा है तो मेरा करंट भी तो आधा हो जाएगा, है ना, जो नया मान होगा वो भी तो आधा हो जाएगा। तो इस चीज को कृपया करके ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में सीधे ऐसे ही उठा के नहीं करके आ जाना है, बिल्कुल आंख कान को चौकस रखना है, ठीक है। अब स्ट्रेच करने के बाद, आफ्टर स्ट्रेचिंग, आई का बताओ, आई क्या हो जाएगा। दिक्कत तो यही है, आफ्टर स्ट्रेचिंग आई क्या हो जाएगा। आई बराबर होता है V/R, जानते हैं हम V/R। तो जो नया आर डैश है, यहाँ पे आर डैश आएगा, वो कितना है, ऐसे बेसिक बता रहा हूं मैं, 4R के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V/4R। अब ये V/R क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही ध्यान रखो को, V/R यहाँ पे क्या है, आई के बराबर है, पुराना वाला। तो मैं लिखता हूँ आई डैश बराबर कितना हो जाएगा, V/R हमारे पास पुराना I/4 हो जाएगा। तो जो नया करंट आएगा वो पुराने करंट का 1/4 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं V' की बात करूं, आई मेरे पास कितना है, I/4, ठीक। NEA हमारे पास NE वैसा ही है, बट जो A है ये भी बेचारा आधा हो चुका है। तो A/2 यानी 2 ऊपर चले जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा I/2NEA। तो यानी कि I/NEA केवल मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसको मैं कैसे लिखूंगा, V' बराबर 1/2 इंटू I/NEA। ये NEA क्या है, ये है हमारे पास VD। तो V' बराबर हाफ टाइम्स ऑफ VD, जिसके लिए मैं यहां से लिख सकता हूं V' इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। यानी जो नया वाला है वो आधा हो जाएगा पुराने वाले के, और वैसे अगर हमने आई को कांस्टेंट नहीं मारा था तो दुगना हो जा रहा था, ठीक है। इन चीजों को कृपया करके ध्यान में रखिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, फलाना ढिमकाना कहानी आपको दे रखी है, अब चाहो तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं एक बार पढ़ के बताऊंगा। 2 वायर्स A एंड B ऑफ डिफरेंट मेटल्स, इस बार मेटल डिफरेंट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस बार जो मेटल है यानी रेसिस्टिविटी डिफर करेगी। हैव देयर लेंथ इन रेशियो 1:2। मैं ऐसे ही कराऊं क्या, जैसे पहले करा देता हूँ सॉल्व, फिर बताऊंगा ये गलत है ना। रेशियो 1:2 एंड देयर radius in ratio 2:1 respectively. IV graphs for them are shown in the figure. Find the ratio of their resistance RA/RB। ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं कराऊंगा इस बार पहले। तो RA और RB का जब मेरे को निकालना है तो मुझे क्या ये कहानी लिखनी पड़ेगी, रो L/A डिवाइडेड बाई रो L/A। ऐसी कहानी मुझे लिखनी पड़ती जब मेरे को ग्राफ नहीं गिवन होता, है ना। अभी मेरे को ग्राफ में दिख रहा है कि आई बाई क्या दिख रहा है मेरे को, I/V दिख रहा है, I/V। और अगर मेरे को I/V दिख रहा है तो वी नो दैट V इज इक्वल टू I/R, और R बराबर कितना हो जाएगा, V/I, यानी कि स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ। स्लोप ऐसे तो निकालते हैं। अब मेरे को I वर्सेस V दे रखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/R इज इक्वल टू I/V। उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। हमेशा हम एक्स एक्सिस के साथ से एंगल लेते हैं ना, इस बार एक्स एक्सिस के साथ से एंगल लेते हैं, ये उल्टा है। तो इस केस में मेरे पास 1/R, बड़े ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पेल के मत आ जाइएगा क्वेश्चन को। 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, I/V या V/I, ठीक है, V/I। ठीक। तो अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिख सकता हूं इस केस में RA/ जो RB होगा, इनका जो RA के साथ जो भी है, RA के लिए कितना हो जाएगा, 1030 नहीं आएगा, उल्टा आएगा, बस याद रखना 1045 डिवाइडेड बाई 1030। इसको आप सॉल्व करोगे तो RA/RA का जो रिलेशन आएगा √3 आएगा। यहीं पे खत्म कर देना क्वेश्चन को, क्यों हम आगे इतने कहानी लेके आए। बस दिमाग में क्या रखना है, V/I होता है, लेकिन एक ग्राफ क्या है, I वर्सेस V का है। हमेशा जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस से लिए, जैसे अपने V/I रखा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेरे पास tan थीटा तो हुआ, तो ये tan थीटा हुआ V/I, ये उल्टा हो गया। तो अपने जो पास जो ग्राफ है I/V है, तो उस केस में कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा।
इतना याद रखिएगा। ठीक, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट हिंदी वाले में सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हिंदी में लिखा ही तो होगा। प्रतिरोध आपने निकल लिया, कितना आ गया, √3। अब प्रतिरोधकता सिग्मा ए बाई सिग्मा बी, अब क्वेश्चन में मजा आ गया ना। क्यों? क्योंकि हर समय तो अपना रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एक ही आ रहा था। तो अपने पास है दो धातु ए और बी की लंबाई क्रमशः 1:2 में है। चलिए, तो इसका बी पार्ट देखेंगे, जो इन दोनों का लंबाई का अनुपात है एल ए बाई एल बी, अल ए बाई अल बी 1/2। आप यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, अल ए बराबर, ऐसा क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे 2LA बराबर LB, चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसने बोला त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो R1/R2 इज इक्वल टू हमारे पास है 1/2। और वैसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो R2 बराबर 2R1। ठीक, चलिए, उसके बाद इसने बोला है उनका प्रतिरोधकता निकालो। तो सबसे पहले प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे बच्चों, वी नो दैट सिग्मा लेवल है, तो सिग्मा ले लो, कितना हो जाएगा, हम जानते हैं R इज इक्वल टू √L/A, और सिग्मा बराबर कितना हो जाता है हमारे पास RA/L। ठीक है, तो सिग्मा ए बराबर कितना हो जाएगा, RA/L। RI/L। अब हमसे पूछा सिग्मा ए बाई सिग्मा बी निकालो। चलो ठीक है, तो सिग्मा ए बाई सिग्मा बी निकालो। ठीक है, तो मेरे पास सिग्मा ए बाई सिग्मा बी, ये खाली सिग्मा की वैल्यू है। ठीक है, हटा दो इसको, बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R ऑफ ए, एरिया ऑफ ए बाई रेडियस और L ऑफ ए, उल्टा करो सिग्मा के लिए, L ऑफ बी डिवाइडेड बाई R ऑफ बी इंटू एरिया ऑफ बी। अब जब एरिया की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना होता है, πr² होता है। अगर मैं यहाँ पे एरिया में ऊपर भी पाई लिखूंगा नीचे भी पाई लिखूंगा तो हमेशा कटता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एरिया के रिस्पेक्ट में कोई चीज दी हो तो आप रेडियस का रेशियो लेके काम खत्म कर दीजिएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ से RA/RB इंटू LB/LA इंटू ए कैसे हुआ रे, ए होना चाहिए था, क्या बोलते हो, ए हो गया, तो हो गया मेरे पास AB/AA, है ना, यही तो कहानी है अपनी। ठीक, बहुत बेहतरीन। चलो, RA/RB का रेशियो हमारे पास √3 आया था स्टार्टिंग में। RA/RB का रेशियो मेरे पास √3 आया था। चलो √3, LA/LB का रेशियो हमारे पास 1/2 दे रखा है, LA/LB का 1/2 दिया है, तो LB/LA का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उल्टा है ना, 2। और AB/AA का, अब देखो रेशियो ऑफ रेडियस दे रखा है 1/2, इसके स्क्वायर का अगर आप बोलो तो रेशियो कितना हो जाएगा, R1² बाई R2² बराबर अपने पास हो जाएगा कितना, 1/4, है ना। तो R2/R1 निकलेगा AB, R2/R1, तो AB/AA का रेशियो हमेशा कितना हो जाएगा, R2² तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो 4 दूनी 8, तो सिग्मा ए बाई सिग्मा बी की बात करें, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 √3, तो रेशियो अपने पास ये भी आ गया, तो ये आ गया अपने पास 8√3। चलिए, किसी को अगर नोट डाउन करना हो तो 1 सेकेंड हम देते हैं आराम से। अब क्या ही नोट डाउन करोगे, अब सॉल्व करो, जब एग्जाम टाइम पे आ गया। अब इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट को सॉल्व करो, नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट को सॉल्व करो, नेक्स्ट में जाओ। चलिए, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे सर्किट का, क्योंकि सर्किट बहुत पूछे जाते हैं इसमें, जितना टाइप हो हम सर्किट का कोशिश करेंगे इसमें सॉल्व करने की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। अगर हम कुछ दिया होगा सर्किट, ये क्वेश्चन सर्किट तो मेरे को इजी लग रहा है, इसमें तो कुछ लग भी नहीं रहा कि मेरे को व्हीट स्टोन ब्रिज लगाना पड़ेगा। वैसे देखो एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज लगता है तो 4/2 यानी 2 और 8/40, और लेकिन कैसे भाई, ये बंद थोड़ी ना है, ये तो आगे से खुल रखा है, वैसे भी नहीं लगेगा। चलिए, तो फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर बिटवीन ए एंड एफ। आपको पता है मेरे बच्चे होशियार है, क्योंकि इक्विवेलेंट ही निकालना पड़ेगा। ठीक, देखो अब मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा बहुत प्यार से, एक एक चीज को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हर एक बार लिख लिख के। देखिए,
सीधी सी बात है, यहां से करंट गया ए से, यहाँ से दो पार्ट्स में बढ़ गया, आधा गया ऊपर, आधा गया इधर, आधा गया इधर, ऐसे ही होगा, है ना। तो इसमें जो करंट गया, दो में जो करंट गया वही चार में गया, तो ये क्या हो गया सीरीज में, तो ऊपर कितना हो गया। अब यहाँ पे आपको बना लेंगे हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए, ये आ गया मेरे पास ए। ऊपर देखो दो और चार छह, क्या हो गया ऊपर दो और चार छह, चलो यहाँ पे बना लो छह, ठीक है। ये हो गया मेरे पास छह, बीच में हमारे पास तीन है, इसको कोई छेड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आठ नीचे आया करंट, और यहाँ पे जो करंट आया, ठीक है, वो ऊपर से आठ में भी आया, और ये यहाँ से करंट मिलके इधर भी चले गया। अब यहाँ से कहानी गड़बड़ होती है, देखो पूरा देखो, ये दो और चार छह ऊपर, और इसके साथ जो तीन है ये पैरेलल में है, ये क्या है तीन पैरेलल में, फिर उसके बाद आठ तीन आगे जोड़ देंगे ना, दो और चार छह पैरेलल में, उसने सीरीज में, उसके साथ पैरेलल में तीन आएगा, तो पहले इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा सर्किट थोड़ा शानदार बन सकता है। तो दो और छह छह, तो मैं क्या लिखूंगा, दो और चार छह, छह के साथ तीन पैरेलल में कैसे निकालते हैं, कितना, बिटवीन बी एंड डी, यार ये पूरा कहानी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम सीधे निकाल लेते हैं, छह गुणा तीन डिवाइडेड बाई छह और तीन नौ, कितना हो जाएगा, छह और तीन 18/9 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा देखो ए, और ये ऊपर वाला कितना आ गया 2 ओम, ठीक, ये पूरा का पूरा हो गया 2 ओम, कौन सा, बी सी डी वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी डी सर्किट है हमारे पास, ओके। कितना हो गया 2 ओम। अब बचा कितना इसके साथ, ये 2 ओम पूरा का पूरा, पूरी कहानी वही बन गई, तीन और आठ अब पैरेलल में हो जाएगा, कितना, दो और आठ अब पैरेलल सीरीज में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दो और आठ, क्योंकि ये पूरा का पूरा बीसीडी एक सर्किट बन गया, ठीक। उसके बाद नीचे से एक 40वां आ रहा है, तो 40 इसके साथ पैरेलल में ही रहेगा, फिर ये दोनों आगे जाके एक नए प्राणी से मिल रहे हैं ऐसे, तो ये नीचे वाला कितना है 40, बेहतरीन। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 8 और 2 10, और उसके साथ 40 को अगर हम करेंगे तो 10 गुणा 40 डिवाइडेड बाई 50, जिसको मैं लिख सकता हूँ, जीरो से जीरो उड़ाऊंगा, 4/5 ओम। सही लिख रहा हूँ क्या, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही, यही होगा, सही लिखा क्या, 2 और 8 10, सही है, 2 और 8 10, है ना, 10 गुणा 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40 50, ठीक है 50, 400/50, 400 से 50 तो कट जाना चाहिए यार वैसे, जीरो से जीरो कटेगा, 40 8 आएगा ना, सॉरी, ये आएगा 8, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8 ओम। किसका हो जाएगा ये पूरा का पूरा हो गया, है ना, ये पूरा का पूरा अपना, ये जो पूरी कहानी है ना सॉल्व होगी, तो अपने पास जो रिड्यूस सर्किट बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, ये रहा ए, ठीक है, ये रहा 7 ओम, ये पूरा का पूरा जो बीच में जो टेंट हाउस लगा था, ये आ गया अपने पास कितना 8 ओम के बराबर, और उसके आगे एक बचा है जिसको मैं बोल दूंगा 5 ओम। अब ए और एफ के बीच में कितना हो जाएगा तीनों सीरीज में, तो आप लिखोगे आर ए एफ, 8 और 7, 8 दूनी 16 का 15 और 5 20 हो, अपना आंसर आ गया। देखने में ही खतरनाक लगते हैं ये लोग, और सॉल्व होने के लिए इतने झटके से हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक थोड़ा अटपटा के क्वेश्चन के बारे में। अटपटा क्वेश्चन क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे बारे बच्चों, कि ये ऐसा क्वेश्चन इन जनरल आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये वाला फॉर्मूले के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसने बोला फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 25% वैल्यू, ठीक है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 2 गुना इतना। तो अब इसने बोला कि कोई रेजिस्टेंस है, नॉर्मल टेम्परेचर, एक रेजिस्टेंस है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ वैल्यू है रेजिस्टेंस की, अगर मैं क्या करूं, क्या ऐसा टेम्परेचर बढ़ा के मेरे को क्या करना है, उसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले 1 ओम है उसको मेरे को 1.25 ओम करनी है, यानी 25% बढ़ाने के लिए बढ़ानी है, तो मेरे को टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो, जितना उसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है, लेट अस से हम कहते हैं आर 27 पे उस किसी का रेजिस्टेंस है आर, ठीक।
अब मेरे को निकालना है ऐसा टेम्परेचर जब उसका रेजिस्टेंस हो जाए 1.25 ऑफ आर, मतलब 25% बढ़ जाए, ठीक है। तो इस कब बढ़ेगा, तो इस केस का मेरे को टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, और इस केस में जो मेरा टेम्परेचर है वो कितना है, 27। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वी नो दैट R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही होता है, यही होता है। तो R कितना है, नया वाला 1.25 R, पुराना वाला हमारे पास था केवल R, 1 तो 1 ही रहेगा, अल्फा की वैल्यू होगी 2 गुणा 10 की घात -4, टी क्या करना है, वो वाला टेम्परेचर हमें निकालना है, और पहले कितना टेम्परेचर है, 27 डिग्री। हमेशा हम क्या करते हैं, केल्विन में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको केल्विन में मैं लूंगा तो 300 केल्विन लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा कि ये 300 केल्विन में करना है, ठीक, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोई बच्चा देखेगा बाद में तो हम बोलेंगे 27 + 273, ठीक। तो आर से आर उड़ा दो, ठीक है। इसको पूरी कहानी अब घुमाओगे तो t - 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक एक 25, एक इधर आएगा, माइनस में 0.25 बचेगा, उसको डिवाइड करोगे आप किससे, 0.25 बचेगा, उसको आप डिवाइड करोगे 2 गुणा 10 की घात -4 से, ठीक। तो आपके पास जो फाइनल t आएगा वो t बराबर आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 1250 आएगा प्लस 300, यानी यह लगभग लगभग आ जाएगा आपके पास 1550 केल्विन, ठीक। तो आंसर आपके पास आएगा करीबन करीबन 1550 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 1277 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉल्यूशन में आया हमारे पास 1277 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इजी क्वेश्चन था, काम खत्म हो गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। इसकी कहानी गर्मा गर्म हमने खत्म कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। A potential V is applied across a conductor of length L and cross section area A. How will be the drift velocity, electron and the current density be affected? किसी की कोई लंबाई है, हिंदी में पढ़ लेंगे वैसे। If another identical conductor of the same material were connected in the series with the first conductor, justify your answer. L लंबाई और A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले एक चालक तार पर V विभवांतर लगाया जाता है, यदि उस पदार्थ का एक अन्य समान चालक पहले चालक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और धारा घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं बोल रहा है, एक हमारे पास कुछ था, एक ये था, इस पे एक वायर था, इसकी कुछ क्या थी, इस पे कोई वोल्टेज अप्लाइड था। अब इसको जब मैं इसको इसी के समान एक डबल कर दूंगा वायर को, कोई दूसरा एक सेम प्रकार का हमने पेन इस पे जोड़ दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन धारा और अपवाह वेग पे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ नहीं है, क्या बोला, जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और धारा घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी पुष्टि, केवल एक ही फैक्टर अफेक्टेड हो रहा है, इसकी लेंथ बढ़ जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए चलो सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन की बात करेंगे, हमारे पास एरिया है A, लेंथ है L, वोल्टेज अप्लाई किया है V, और अपने पास जो कहानी है हम जानते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है। एक तो आपके पास वही है I/N है, और एक दूसरा फॉर्मूला हमने जब आगे बात की थी E टाउ E इनटू E, साइड में लिख रहा हूँ E को, एक फॉर्मूला अगर आपको E टाउ बाई M होता था, याद है M, इसको बराबर E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बाई L, तो क्या हो जाएगा E टाउ डिवाइडेड बाई M इंटू V बाई L। ये V अपने पास वोल्टेज वाला है, ठीक है, ये V अपने पास वोल्टेज वाला है। तो VD की बात अगर मैं करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वोल्टेज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, 1 बाई L के, यानी L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, M वगैरह मास वगैरह कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मास वगैरह हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी अपने को नहीं होनी चाहिए। अब इसने बोला इफ द अनदर सेम लेंथ और कनेक्टेड इन सीरीज कंडक्टर, ठीक है, हाउ विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट डेंसिटी बी अफेक्टेड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होगा, जब दूसरा L को जब आप दुगना कर दोगे, तो जब L को आप दुगना कर दोगे जो नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी VD आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हाफ हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, व्हेन
L इज डबल, तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं VD जो नया आ जाएगा वो अभी हमने देख रखा है वैसे क्वेश्चन में, बराबर कितना हो जाएगा, पुराने वाले का आधा हो जाएगा। वैसे ही अगर करंट डेंसिटी की बात करूं, करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी VD के। वैसे हम लिखते हैं, अगर J की बात करूं, J का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है NE/VD होता है, पहला ही क्वेश्चन यही था। वैसे हम लिख सकते हैं J बराबर मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VD के। अब जब VD आधा हो रहा है तो करंट डेंसिटी खुद ब खुद आधी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, ओके। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, VD आधा हो रहा है तो वो भी आधा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हैज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज वेल एज द करंट डेंसिटी विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। वैसे ही सेम क्वेश्चन 2023 में एक और पूछा गया था, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो डबल किया जा रहा है, ठीक है। हाउ विल दिस अफेक्ट द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स? मोबिलिटी 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 किससे डिफाइन करते हैं? मोबिलिटी की बात कर रहे हैं म्यू। अब इस बार म्यू की बात कर रहा है, जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात कर रहा है ये? VD। ये किसकी बात कर रहा है? म्यू की। म्यू बराबर क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन फील्ड, यानी वो कितने तेजी से चल रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। जब हमने क्या किया, जब मैंने गिवन कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया, V को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर, करंट डेंसिटी अब J की बात फिर से कर रहा है। J तो हम देख चुके हैं वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख ही लेते हैं। तो इसने ये वाला मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा जब पोटेंशियल को डबल किया जाता है। तो अपना पहला पार्ट है कहानी का, म्यू आपको अपन लोगों को पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई E। अब मेरे को पता है वी नो डैट, क्या जानते हैं? वी नो डैट कहानी जो अपने पास बनती है VD बराबर, अभी अभी हमने देखा था क्या, E टाउ बाई M, और E बराबर मेरे पास हो जाता है E टाउ इंटू V बाई L M। अब मेरे पास अगर इसको डबल करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी शानदार तरीके से बढ़ जानी है, बढ़ जानी है, ठीक है, बढ़ जानी है, ठीक है। बताओ बढ़ जानी है नहीं बढ़ जानी है? तो अपना सीधी सी बात है VD भी बढ़ जाएगा, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है बेटा यहाँ पे। यही तो बेटा सीधे सीधा अपने अपन लोग क्या करते हैं, सीधे चलते हैं फ्लो में, सीधे मारते हैं प्रोपोर्शनल डेरिवेशन। वहां पे जो मैंने एक बार आपको पॉइंट करके रोका था वही चीज यहाँ पे भी है। क्या होता है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बोला, म्यू डी बाई पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, ये है ना हमारे पास, ये पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। इस चीज को मैं इसीलिए इतने बार डबल डबल बार इस चीज को इसलिए कराता हूँ कि जो चीजें आप करते हो उसी चीज का हमें एक बार खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए आपको याद रहे, ठीक है। ठीक, तो अपने को पता है जो क्या है, जो करंट डेंसिटी है क्या है, VD बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। अब ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा है VD बाई E। तो मेरे को प्यारे बच्चे बताओ VD मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? E टाउ बाई E बाई M। अब अगर मैं म्यू की बात करूं तो मेरे को इसके लिए ये पूरा जो फॉर्मूला है E टाउ E बाई M इंटू E से ऊपर E से डिवाइड करना पड़ेगा, E से E डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा E टाउ बाई M। ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ना बेटा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है कांस्टेंट। क्यों? E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ हमारा कांस्टेंट, M हमारा कांस्टेंट, तो म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। म्यू ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आप उसका जो वोल्टेज है वगैरह है उसकी कहानी कुछ भी करो, ठीक है। और करंट डेंसिटी आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका वेरी कर जाता है, तो J इज डबल, हम जानते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में अपने लोगों ने देखा है, ठीक है, बाई डबलिंग द पोटेंशियल, ठीक है। बट इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ना बेटा, यही तो शानदार, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है, यही क्वेश्चन क्या करता है, हमेशा ऐसे ही फंसाता है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, यही चीज नहीं पढ़नी है हमें, और भी पढ़ना है, भी लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ना है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।